हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक चल रहा था रक्त वाला, ब्लड वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। आपके 12th क्लास का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो रक्त की कणिका होती है WBC, उसका क्या क्या उनके पॉइंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट, वो हमने देखे थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो WBC होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो हमने क्या किया था, WBC को दो भागों में बांटा था। एक तो वो WBC जिनमें कण युक्त कुछ संरचनाएं पाई जाती है, उनको हम कणिकाणु बोलते हैं। और एक वो WBC जिनके अंदर कण जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती, उनको अकणिकाणु बोलते हैं। तो इस आधार पर हमने WBC के दो भाग बनाए थे, कणिकाणु और अकणिकाणु। जो कणिकाणु थी वो थी आपके न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। और जो आपके अकणिकाणु थी वो थी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इस प्रकार हमने WBC के पॉइंट पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, या जिसको बोला जाता है बिंबाणु। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा था कि RBC को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। उसी प्रकार प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, जो प्लेटलेट्स है उसका भी जीवन काल होता है, निर्माण होता है, मृत्यु होती है, उसकी संख्या होती है, वो सब पॉइंट है। उसकी कमी से क्या रोग होते हैं, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या काम करती है, तो वो सब हम पॉइंट देखते हैं। देखिए, जो RBC WBC हमने देखा था कि उनका निर्माण है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होगा, लेकिन किससे होगा, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है उनके द्वारा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और ये जो प्लेटलेट्स होती है ये वास्तविक कोशिका नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। मैंने आपको जब पहली क्लास में रक्त वाले टॉपिक में हमने रक्त का जो संगठन देखा था, उसके अंदर जो टुकड़ों के जैसी संरचना थी वो क्या थी, प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स है वो वास्तविक कोशिका नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। और इनका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के खंडन से आपके प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 4 से 7 दिन के बीच में। तो इन पॉइंट को नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे दूसरे पॉइंट हम।
तो इसके बाद हम देखते हैं प्लेटलेट्स के कुछ और पॉइंट। तो देखिए प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीलीटर क्यूब के बीच में होती है। अगर वैल्यू इतनी आ रही है इसके बीच में तो नॉर्मल है शरीर में प्लेटलेट्स। लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति को डेंगू बुखार होता है तो उस समय क्या होता है, शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम हो जाती है। और आपको पता होगा कि जो प्लेटलेट्स का काम होता है शरीर में रक्त का थक्का बनाना, यानी ये जो प्लेटलेट्स होती है ये रक्त को थोड़ा सा गाढ़ा बना देगी, और गाढ़ा बनने से क्या होगा, रक्त का थक्का बनने में आसानी होगी, जिससे क्या होगा, रक्त शरीर से निकलना बंद हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान की जाती है। उसके अलावा महत्वपूर्ण रूप से जो रक्त का थक्का बनाने वाला वर्णक है वो होता है फाइब्रिनोजन, जो हमारी प्लाज्मा की क्या होती है, प्रोटीन होती है। मैंने बताया था जब हम प्लाज्मा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, वो क्या करती है, मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनाने के अंदर सहायक होती है। ठीक है, उसके अलावा रक्त का थक्का बनाने के लिए एक तो विटामिन के चाहिए, एक आपके कैल्शियम आयन चाहिए, और उसके अलावा क्या चाहिए, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स अगर रक्त के अंदर उपस्थित होगी तो वो रक्त को क्या करती है, गाढ़ा बना देती है। लेकिन जब डेंगू बुखार होता है तो शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम हो जाएगी, यानी उस टाइम जो रक्त है वो पतला हो जाएगा, और पतला होने से ये हमारे शरीर से निकलने लगता है, यानी नाक से निकलने लगेगा, नक्सीर होगी, या शरीर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है प्लेटलेट्स की कमी से। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, प्लेटलेट्स का काम होता है शरीर में रक्त का थक्का बनाना, और प्लेटलेट्स है वो कब कम हो जाती है शरीर में, जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम हो जाती है। तो इसको नोट कीजिए। फिर आपके ये तीनों रक्त कणिकाएं हैं वो कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने आरबीसी को भी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी को भी पढ़ लिया, और अब हमने प्लेटलेट्स को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रक्त के, हमने घटक तो पढ़ लिए हैं, प्लाज्मा और तीनों प्रकार की कणिकाएं। अब हम पढ़ेंगे रक्त समूह या ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। तो देखिए स्टूडेंट्स, रक्त समूह क्या होता है कि हर रक्त की एक पहचान कराने वाली शरीर में प्रोटीन उपस्थित रहती है। ये प्रोटीन दो प्रकार की होती है, आपने नाम सुना होगा, एक होती है एंटीजन या इसे प्रतिजन भी बोलते हैं, और एक होती है एंटीबॉडी या उसे प्रतिरक्षी भी बोला जाता है। तो उस आधार पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने क्या किया था, रक्त समूहों की पहचान की, यानी मनुष्य के अंदर जो रक्त होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उनके जो 4 नाम है वो नाम ही क्या कहलाते हैं, रक्त समूह कहलाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई,
तो रक्त समूहों की खोज की गई थी कॉर्लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। और रक्त समूहों की उन्होंने खोज किस आधार पर की थी? इन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी शरीर में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर। देखिए हमारे रक्त के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक होती है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है देखिए। तो देखिए जो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन को प्रतिजन भी बोलते हैं और एंटीबॉडी को बोला जाता है प्रतिरक्षी। तो देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या अंतर है कि हमारे रक्त में ये दो प्रोटीन होती है। एक प्रोटीन तो वह होती है जो किसी रक्त समूह का नाम पता बताती है, निर्धारण करवाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजन। जैसे मैंने बोल दिया कि किसी के रक्त समूह में ए एंटीजन उपस्थित है, उसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का रक्त समूह है वो कैसा है, ए वाला है। यानी जैसी एंटीजन होगी वैसा ही रक्त का क्या होगा, नाम होगा। तो यह किसी रक्त समूह का क्या होती है, नाम पता होती है। फिर दूसरे प्रकार की होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है कि यदि किसी रक्त समूह का विरोध करना है तो ये काम करती है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है ए और आपने उसके अंदर बी वाला ब्लड डाल दिया तो ए वाला उस बी का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध करने के लिए जो प्रोटीन उत्पन्न होती है उसको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी। तो दोनों प्रकार की प्रोटीन होती है हमारे रक्त में, उपस्थित रहती है दोनों। जो एंटीजन होगी वो किसी रक्त समूह का नाम पता होगा, जबकि जो एंटीबॉडी होगी वो उस रक्त समूह का विरोध करेगी जिसका उस शरीर के अंदर उपयोग नहीं होता है। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रक्त समूह में कौन सी एंटीजन होती है, कौन सी एंटीबॉडी होती है। कोई भी रक्त समूह है वो किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम टेबल के द्वारा पढ़ते हैं सब रक्त समूह को। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रक्त समूह। मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के रक्त समूह होता है, ए बी और ओ। ठीक है, इनमें से जो ओ रक्त समूह है वो हर किसी को रक्त दे सकता है। यानी अगर आप ओ वाला रक्त किसी भी व्यक्ति में डालोगे तो उसमें शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ओ रक्त समूह सभी को दिया जा सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर। जबकि जो ए बी वाला रक्त समूह है वो हर किसी से रक्त ले सकता है, यानी सभी से लेने वाला है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सार्वत्रिक ग्राही।
तो ए बी रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है, जबकि ओ रक्त समूह को बोला जाता है सार्वत्रिक दाता। अब ये सभी को देता क्यों है, ये सभी से लेता क्यों है, इसका एक कारण है कि ओ वाला रक्त समूह सभी को इसलिए दे सकता है क्योंकि इसका कोई नाम पता ही नहीं है, ये लावारिस है। जब इसका कोई नाम पता ही नहीं है तो ये जिसके भी शरीर में जाएगा, आगे वाला शरीर इसको पहचान ही नहीं पाएगा कि ये अपना है या पराया है, क्योंकि किसी भी रक्त समूह का निर्धारण करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, एंटीजन। यानी एंटीजन के द्वारा ही पता चलेगा कि ये रक्त समूह कौन सा है, यही किसी रक्त समूह का नाम पता होती है। लेकिन ओ के अंदर एंटीजन होती नहीं है। अब जब एंटीजन होती नहीं है तो ओ का कोई नाम पता ही नहीं होगा, तो आगे वाला रक्त इसको पहचान नहीं पाएगा कि भाई ये अपनी चीज़ है या पराई चीज़ है, तो आगे वाला रक्त इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसके विरोध में एंटीबॉडी बनेगी नहीं। ठीक है, फिर ए बी को सार्वत्रिक ग्राही क्यों बोलते हैं, ये सभी से लेता है क्यों है। तो जो ए बी होती है ना, देखिए एक कोई घर है जिसके बाहर गार्ड है, उसकी रक्षा करने वाला है, तो क्या आप उस घर में घुस सकते हो, बिल्कुल नहीं घुस सकते, आपको पूछताछ की जाएगी, आपको अंदर ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन एक घर है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसके बाहर कोई गार्ड नहीं है, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो कोई भी उसके अंदर घुस सकता है। तो सेम बात यही है ए बी के अंदर कि इसकी रक्षा करने वाली प्रोटीन ही नहीं है, इसका कोई गार्ड नहीं है, यानी इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब जब इसमें कोई विरोध करने वाला होगा ही नहीं तो कोई भी रक्त इसके अंदर आ सकता है, ये सभी से रक्त ले सकता है, क्योंकि इसमें रक्षा करने वाली, विरोध करने वाली कोई चीज ही नहीं है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। ओ को सार्वत्रिक दाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाई जाती है, एंटीजन नहीं पाई जाती है। जबकि ए बी को सार्वत्रिक ग्राही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आया पॉइंट समझ में, तो इसको मैं लिखवा रही हूँ अभी आपको। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। ओ को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, जबकि ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नोट कीजिए इसको, फिर हम टेबल बना के इन रक्त समूहों को समझते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि रक्त समूह है वो किस किस से रक्त ले सकते हैं, किस से दे सकते हैं, या कौन से रक्त समूह में कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चारों प्रकार के रक्त समूह है, ए बी और ओ। ए के अंदर उसके नाम के जैसी एंटीजन होगी, क्योंकि ये क्या होती है, किसी का नाम पता होता है, निर्धारण होता है, तो जैसा रक्त समूह है वैसी एंटीजन होगी। तो ए के अंदर एंटीजन ए, बी में एंटीजन बी, ए बी में ए बी, लेकिन ओ के अंदर हमने देखा था इसका कोई नाम पता नहीं है, ये लावारिस है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। यही कारण होता है, ये क्या होता है, सार्वत्रिक दाता। ठीक है, फिर हम देखते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी वैसे उस नाम की होगी जिसका ये विरोध करता है। तो ए वाला रक्त समूह है वो बी का विरोध करता है, तो जिसका ये विरोध करेगा उसी के नाम की एंटीबॉडी होगी। तो ए के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। बी के अंदर होगी ए बी, ए और ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। मैंने बताया था इसके अंदर रक्षा करने वाली कोई प्रोटीन नहीं होती, इसका कोई गार्ड नहीं होता है, इसलिए ए बी को क्या बोला जाता है, सार्वत्रिक ग्राही, सभी से रक्त लेने वाला। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कोई भी रक्त समूह है वो किससे रक्त ले सकता है और किसको रक्त दे सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो रक्त समूह है वो खुद से रक्त लेंगे, खुद से देंगे। खुद का मतलब है जैसे ए वाला रक्त समूह है तो वो ए से रक्त लेगा और ए को ही देगा, बी वाला है बी से लेगा, बी को ही देगा। उसके अलावा ये किसको दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। तो देखिए, एक तो ए वाला खुद ए से लेगा, और किससे लेगा, जो सभी को देगा। कौन देता है, ओ दाता है, सार्वत्रिक दाता है, तो ये ओ से लेगा। उसी प्रकार बी वाला बी से लेगा, ओ से लेगा। ए बी वाला ए बी से लेगा, ओ से लेगा। ये तो ग्राही है, यानी सभी से लेने वाला है, तो इसमें सभी लिख देंगे लेने के लिए। सार्वत्रिक ग्राही का मतलब है सभी से लेने वाला, तो इसमें सभी लिख देंगे। सभी से रक्त लेता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से। और ओ है वो सभी को देता है, लेता सिर्फ ओ से और किसी से नहीं लेता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कोई भी रक्त समूह है वो किसको दे सकते हैं। तो एक तो खुद को देंगे और एक उसको देंगे जो सभी से लेता है। लेता कौन है, ए बी। तो देखिए, ए वाला ए को देगा और किसको देगा, ए बी को। बी वाला बी को देगा और ए बी को देगा। ए बी वाला लेता ही है, देता किसी को नहीं है, तो ये सिर्फ ए बी को ही देगा। जबकि ओ वाला है वो सार्वत्रिक दाता, यानी ये सभी को देगा, ए बी
और O। तो देखिए जो सभी से लेने वाला है उसमें लेने वाले में सभी लिख देंगे ए बी, यानी ए बी वाला रक्त समूह है वो सभी से रक्त लेता है, सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक ग्राही। जबकि ओ वाला है वो सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, सार्वत्रिक दाता। तो ये आपके रक्त समूह की टेबल है। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसको समझ के याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप समझे बिना रटोगे तो आप आंसर उल्टा कर दोगे, लेकिन अगर आप समझ के याद करोगे तो अपने आप 2-3 बार इसको अच्छी तरह समझिए, याद कीजिए और फिर कंटिन्यू इसको 3-4 बार अपने आप बिना देखे इस टेबल को बनाइए, तो आपको पूरा रक्त समूह है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं और रक्त समूह भाग। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमने रक्त समूहों को देखा। अब उसके अलावा एक और रक्त में प्रोटीन पाई जाती है, नाम सुना होगा आपने, RH कारक या RH फैक्टर बोला जाता है उसको। तो क्या होती है, जो RH कारक है वो भी एक प्रकार की एंटीजन होती है। इसकी खोज की गई थी, एक तो वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर, और एक वैज्ञानिक उनके साथ और थे जिनका नाम था विनर। इन दोनों ने मिलकर रिसस नाम के बंदर में की थी खोज। तो ध्यान रखना इस जो कारक था ये प्रोटीन थी, एंटीजन थी। इसकी खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर तथा विनर ने। एक मक्का का रिसस नाम का बंदर था उसके अंदर खोज की थी, और इन्होंने देखा कि ये बंदर में तो है, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि क्या ये एंटीजन या प्रोटीन मनुष्य में भी उपस्थित होती है। तो उन्होंने देखा कि लगभग 93% लोगों के अंदर ये RH कारक उपस्थित होता है, और जिनके अंदर RH कारक उपस्थित है उनका ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव में, और जिनमें RH कारक उपस्थित नहीं होता है उनके अंदर ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव में। तो देखिए
तो देखिए जिन व्यक्तियों में RH कारक उपस्थित होगा उन्हें बोलेंगे RH पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों में RH कारक अनुपस्थित होता है उन्हें बोला जाएगा RH नेगेटिव। तो इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं मनुष्य के रक्त समूह में ये किस प्रकार निर्धारित होता है। तो हम देखते हैं मनुष्य के अंदर RH कारक से रक्त समूह किस प्रकार होता है। तो देखिए अगर RH कारक उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा। और RH कारक अनुपस्थित है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो देखिए रक्त समूह तो वही होंगे ए बी और ओ। अब RH कारक से क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें RH कारक उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव, और यदि वो RH कारक उपस्थित नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव। उसी प्रकार सभी रक्त समूह होंगे बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो इस आधार पर रक्त समूह होते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ तक की थी स्टूडेंट्स हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर रक्त के जो आगे के भाग है, रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय और रक्तवाहिनियों के साथ। थैंक यू सो मच।